गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपने पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट 6। और इसमें अपने क्या है, दो इम्पोर्टेंट विधियां पढ़ेंगे जो क्या है कि यौगिकों की त्रिविमीय संरचना दिखाने में काम में आती है। ज़्यादातर कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं अपने पास जो पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। और उनको एक कागज़ के तल पर दिखाने के लिए फिशर ने एक विधि दी जिसे बोलते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। क्या बोला जाता है? फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना को कागज के तल पर दिखाने के लिए फिशर ने एक सूत्र दिया जिसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं, जिसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। अब फिशर प्रक्षेपण सूत्र तो अपने बात समझ गए कि त्रिविमीय कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके रूल क्या हैं, कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसके नियम निम्न हैं। इसके नियम निम्न है। तो पहले नियम में क्या होता है, कोई भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं और उनमें जो बंध है उन्हें अपने ऐसे दिखा देते हैं ए बी सी डी। और ए बी सी डी किस हिसाब से तय होता है, ये उनकी प्रायोरिटी यानी प्रायिकता के आधार पर तय होता है। तो पहले रूल में अपने क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात लिखेंगे कि कागज अपने क्या करते हैं कि इस विधि में कागज के तल पर दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। पहली तो अपने पास ऊर्ध्वाधर यानी सीधा ही रेखा, यानी ऐसे खींच दी। क्लियर? पहली रेखा अपने खींच दी ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और दूसरी अपनी कहां खींच दी? क्षैतिज। यहां पर अपने पास क्या होता है, सबसे पहला कार्बन होता है जिसे C1 कार्बन बोलते हैं, और यहां पर सबसे लास्ट वाला कार्बन हो गया, मान लो 3 कार्बन है तो C3 कार्बन बोल दिया। यहां पर प्रतिस्थापी आ जाएंगे जो भी आपके पास, ठीक है। OH है, H है, जो भी है अपने पास, इसे नाम देते A B C D। क्लियर? पहला रूल अपने पास कंप्लीट है। और इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि दूसरा रूल ये है कि ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर C1 कार्बन को लिखा जाता है, C1 कार्बन को लिखा जाता है। क्या जाता है? C1 कार्बन को लिखा जाता है। और सबसे नीचे किसको लिखा जाता है? अंतिम कार्बन को अपने लिखते हैं। क्लियर? मान लो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल है अपने पास 2-ब्यूटेनॉल का। क्या एग्जाम्पल अपने पास? 2-ब्यूटेनॉल का, ठीक है। तो अपने पास है CH3 CH2 COH CH3, ये अपने पास 2-ब्यूटेनॉल।
तो आपको देखना है कि नंबरिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 2 ब्यूटेनॉल, क्या है 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग करते हैं तो कहां से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। क्लियर। तो फिर अपने नंबरिंग कर लेते हैं, और 1 2 3 4 यहां। क्लियर। अब अपने को इसके क्या बनाने हैं, इसके बनाने अपने पास फिशर सूत्र। तो एक लाइन लिखेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे CH3, और अंत में क्या लिखेंगे, ये वाले साथ ही लिखे जाएंगे CH2 CH3। अब साइड में क्या लिख देंगे, एक H लिख देंगे, एक OH लिख देंगे। तो ये हो गया अपने पास सिंपल सा फिशर प्रक्षेपण सूत्र। क्लियर है बच्चों। अब इस OH को अपने इधर भी ला सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, इधर भी ला के अपने ऐसे लिख सकते हैं CH3 OH H CH2 CH3, और इस CH2 CH3 को अपने क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि CH2 CH3 को साथ में क्या लिखते हैं, C2H5। काफी आसान है। एक एग्जाम्पल करते हैं अपने लैक्टिक एसिड का। किसका एग्जाम्पल करते हैं, लैक्टिक अम्ल का। तो एग्जाम्पल दूसरा, लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखेंगे। किसका सूत्र लिखेंगे बच्चों, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र बहुत ही आसान है अपने पास, वो है CH3 CHOH COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, सबसे पहले नंबरिंग दी जाती है 1 2 3। आपको क्या बनाना है, एक सीधी रेखा बनानी है। ये लो, सबसे ऊपर क्या लग गया, COOH लग गया, और अंत में क्या लग गया अपने पास, CH3 लग गया, और एक H इधर और एक OH इधर। आसान। तो उसी टाइप से इसको दूसरी तरफ OH या OH को घुमा के दूसरा बना सकते हैं अपने, या क्या करो, इस OH को उधर ले जाओ। दोनों में से आप कोई भी बनाओ, ये एकदम राइट होता है। क्लियर बच्चों, OH और H। तो ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, और इसे अपने बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, वो है एलिनीन में। क्या, एलिनीन में। ठीक है। तो उसका भी सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहां पर कुछ नहीं करना, एक NH2 जोड़ देना है, CH3 CH NH2 COOH। ये क्या है, एलिनीन। तो नंबरिंग 1 2 3, ये अपने पास COOH, नीचे CH3, इधर NH2 जोड़ दो और इधर H जोड़ दो। अब दूसरा बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस NH2 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा अपने पास, यही सेम ही है, दोनों में से कोई बनाओ, सही है। क्लियर। तो ये था अपने पास फिशर प्रक्षेपण सूत्र। अब करते हैं अपने सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास। क्या करें बच्चों, सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास। सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास, ये क्या होता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया है और कंफ्यूजन रहता है, और इसे कंफ्यूजन अपने नहीं करना। इसे बोलते हैं बड़ा डी तथा एल विन्यास। देखो छोटा डी और एल होता है प्रकाशिक समावयव, और यहां पर क्या बड़ा डी और एल है। क्लियर। तो यहां पर अपने बड़ा डी और एल क्या होता है, सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास। इसमें अपने को क्या लिखना है, इस विन्यास में क्या होता है कि अपने बात करते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार माना जाता है। ठीक है। तो सिंपल सी लाइन लिख देता हूं मैं, इस विन्यास में हाइड को आधार माना जाता है, आधार माना जाता है। यह
डी ग्लिसरैल्डिहाइड तथा एल ग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड, और एल ग्लिसरैल्डिहाइड होता क्या है? क्लियर? ये अपने पास क्या है? सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास है। इसमें अपने करने से पहले क्या देखते हैं कि इसमें डी किसे कहेंगे, OH किसे कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ग्लिसरैल्डिहाइड का एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर आपको मैं अगर आपको सिखाता हूं डी और एल लिखने। क्लियर? तो अपने पास है CHO, CHOH और अपने पास है CH2OH। ये अपने पास है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? इसमें एक किरेल कार्बन होता है और अपने इसके डी तथा एल समावयव बनाएंगे, डी तथा एल समावयव। ठीक है, डी तथा एल समावयव बनाते हैं। आपको पता है ग्लिसरॉल है, क्या फॉर्मूला आता है? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH। क्लियर? इसमें से एक है चटा के मैं क्या लगा देता हूं उधर, CHO लगा देता हूं, बस इतना सा अंतर है। क्लियर? तो अपने लिखते हैं इसको बारे में। तो अपने पास क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये जो बीच में होता है कायरल कार्बन होता है। क्लियर? और ये अपने पास CHO, क्या है? CHO, CHO। क्लियर? CHOH। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। ठीक है, ये अपने पास है CHO, CHOH, CH2OH। ये है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? ग्लिसरैल्डिहाइड सिंपल फॉर्मूला है। इसमें जो ये कार्बन होता है ये किरेल कार्बन है। कौन सा कार्बन है? किरेल कार्बन, क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप है, एक ये अलग है, ये अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो देखना है कि इसमें डी होता है ना, डी अगर दाईं तरफ हो, क्या हो? डी अगर दाईं तरफ हो, क्या? डी अगर दाईं तरफ हो तो इसे बोलते हैं क्या? OH अगर दाईं तरफ हो तो इसे क्या बोला जाता है? डी समावयव। ठीक है, अगर OH दाईं तरफ हो, दाईं होता है उधर वाला साइड, दाईं तरफ हो तो इसे डी समावयव बोला जाता है, डी विन्यास बोला जाता है, सॉरी, डी विन्यास बोला जाता है, डी विन्यास, जिसे क्या बोलते हैं? सापेक्ष विन्यास बोला जाता है, विन्यास बोला जाता है। कहा जाता है। और एल क्या है? अगर OH बाईं तरफ हो, बाईं तरफ हो तो इसे एल विन्यास कहा जाता है। एल का मतलब निरपेक्ष। कहा जाता है। याद रखना, अगर OH अपने पास दाईं तरफ हो तो ही बोलेंगे डी, और OH अगर बाईं तरफ हो तो ही क्या बोलेंगे? इसे एल बोला जाएगा। तो फटाफट से अपने इसके डी और एल बना लेते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, ये अपने पास ऊपर CHO, ठीक है, ये आयरन किरेल कार्बन, और नीचे आ गया CH2OH। क्लियर? OH है अपने पास इधर, ये किरेल कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। दाएं तरफ है ना, डी ग्लिसरैल्डिहाइड,
डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और अगर अपने पास OH बाईं तरफ हो तो उसे क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। CHO C CH2 OH H OH, इसे क्या बोला जाएगा, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। बस इसी टाइप से अपने किसी भी यौगिक का डी तथा एल समावयव आसानी से बना सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि अपने पास क्या हो कि ऐसे कंपाउंड हो जिसमें क्या है कि डी और एल समावयव दोनों मिक्स हो या प्रकाशिक समावयव मिक्स हो, तो उनका पृथक्करण कैसे करते हैं। क्लियर। तो उसमें लिखेंगे, अपने हेडिंग डालेंगे कि रेसिमिक मिश्रण एवं पृथक्करण। रेसिमिक मिश्रण आपको पता है कि 50% डी समावयव बना दो और 50% एल बना दो। ठीक है, तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा। क्या होगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा। इसे बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। अब मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि इन्हें पृथक करना यानी अलग करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अब विधियां पढ़ेंगे कैसे अलग करेंगे। मिश्रण तथा पृथक्करण, रेसिमिक मिश्रण तथा पृथक्करण। तो पहली विधि आती है, पहली विधि में अपने लिखेंगे यांत्रिक वियोजन। यांत्रिक वियोजन। यांत्रिक वियोजन क्या होता है बच्चों, इस विधि में क्या होता है कि अपने क्या करते हैं, दो डी और एल समावयव अलग अलग लेते हैं और क्या करते हैं कि अब क्या करता है, यांत्रिक तरीकों से क्या करते हैं, कैसे दर्पण प्रतिबिंब डी और एल होते हैं और उनको क्या कर लेते हैं कि कुछ जो अपने पास जो डी समावयव होंगे वो क्या करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे और क्या करेंगे, डी समावयव के अलग क्रिस्टल दिखाई देंगे, एल समावयव के क्रिस्टल अलग दिखाई देंगे और डी समावयव को चिमटी से पकड़कर क्या कर लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो यंत्र से निकालना यानी ऐसी जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक वियोजन। और सबसे पहले किसने देखा था इसे, लुईस पास्चर ने देखा था। लुई पास्चर, किसने किया था, लुई पास्चर ने। इसने अलग किया था डी अमोनियम टार्टरेट, डी अमोनियम टार्टरेट। इसने क्या किया, डी अमोनियम टार्टरेट को यांत्रिक वियोजन विधि द्वारा अलग किया। इसके अंदर क्या होता है, लिख लेते हैं अपने कि ऐसे यौगिक, ऐसे प्रकाशिक यौगिक जिनके डी तथा एल समावयव के क्रिस्टल अलग अलग होते हैं, उनको सूक्ष्मदर्शी से देखकर चिमटी की सहायता से निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। चिमटी की सहायता से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इस विधि की कमी क्या है, इस विधि की कमी है कि इसमें ज्यादा समय लगता है। इस विधि में ज्यादा समय तथा श्रम लगता है, बहुत थकाऊ विधि है ये, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम करने लगे हैं आजकल। क्लियर। और दूसरी विधि है जैव रासायनिक वियोजन। कौन सा है, जैव रासायनिक वियोजन। जैव रासायनिक वियोजन, इसमें क्या होता है कि अपने पास दो समावयव है, डी और एल समावयव। उसमें अपने ऐसे जीवाणुओं को डालते हैं जो क्या कर देते हैं, दोनों में से एक समावयव को खा के चट कर देते हैं। क्लियर। तो बचा क्या, अपने पास डी को चट कर दिया तो अपने पास क्या बचेगा, एल समावयव बच जाएगा। क्लियर। तो ये विधि बहुत ही आसान विधि है। तो अब क्या हुआ कि इस विधि में क्या अमोनियम टार्टरेट के डी और एल का मिश्रण था। ठीक है, उसमें पेनिसिलियम, ठीक है मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल में,
अमोनियम टार्ट्रेट, अमोनियम टार्ट्रेट के DL मिश्रण में पेनिसिलियम ग्लूकेम डालने पर ये विषाणु कौन सा, पेनिसिलियम ग्लूकेम क्या कर देता है, विलयन में से डी समायों को चट कर देता है। डालने पर यह विलयन में से डी समावयव को चट कर जाता है क्लियर, जिससे विलयन में केवल अल समावयव ही रह जाता है, समावयव ही रह जाता है। तो ये देखो सिंपल सी विधि थी, क्लियर। अब देखो एक है अपने पास जो सिंपल विधियां, स्तंभ वर्ण लेख की विधि, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी विधि है अपने पास जो है बहुत ही आसान विधि है, वो है रासायनिक विधि। रसायनों के माध्यम से क्या होते हैं कि कुछ डी समावयव अलग प्रकार के रसायनों से रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ एल के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके आधार पर उसे अलग किया जाता है। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं संरूपण समावयवता, और इसी के संरूपण समावयवता के बाद में इस टॉपिक को पूरा अपने ख़त्म कर देंगे। 1 या 2 क्लास और लगेगी, जिससे क्या होगा अपने इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही, और लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए जागृति ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जहां हम अपने और बढ़िया तरीके से क्लासेस करते रहेंगे। थैंक यू।